गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल चैनल पे। हमने कल 7 चैप्टर तक क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था एंड आज नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, जिसमें अशोक के बारे में बताया गया है कि आखिर वो एक अनोखे सम्राट क्यों थे और उन्होंने युद्ध का त्याग क्यों किया। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को नॉर्मल मोड पे ना देखें, बिकॉज़ मैं नहीं देखती कभी भी किसी की वीडियोज़ अगर देखती हूँ तो 1.5x या फिर 1.75x या फिर 2x मतलब डबल स्पीड में देखती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे बहुत बोरियत फील होता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखें अपनी सहूलियत के हिसाब से, और अगर आपको नॉर्मल मोड में सही लग रहा है तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल मोड में देखिए। तो यहाँ पे मतलब जो ये जो चैप्टर का टाइटल है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि सीधा का सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतलब ऐसा पूछा नहीं जा सकता, पर इस तरीके से क्वेश्चन को मतलब लपेटा जा सकता है। यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कि अशोक जैसे कि तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता है क्यों, मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोहों को या फिर विरोधों का सम्मिश्रण कहा जाता है क्यों, ऐसे क्वेश्चन जब आ सकते हैं तो ऐसा क्यों नहीं पूछा जा सकता कि सम्राट अशोक एक अद्वितीय या फिर अनोखे सम्राट थे क्यों। हाँ, ऐसा बोला जा सकता है ना। तो उसका हम आंसर आज अपने चैप्टर में ढूंढेंगे। तो आगे चलते हैं। ये बॉक्स पढ़ने लायक नहीं है, आप इसको स्किप करिए। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये अशोक स्तंभ है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। देखो, राज्य से बड़ा होता है जो पद होता है, मतलब जो शब्द होता है साम्राज्य, वो मतलब कई राज्यों को मिला के साम्राज्य का निर्माण होता है। तो साम्राज्य क्यों कहा गया अशोक के राज्य को, वो हम आगे पढ़ते हैं। एक मिनट। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जैसे कि सबको पता है कि अशोक मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से किया था। किसका वध करके, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, है ना, घनानंद का वध करके या घनानंद को पराजित करके उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य, ये देखिए आगे आ ही गया है कि चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर इनका एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबों में मिलते हैं। अब यहाँ से दो फैक्ट निकल के आ रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में किसने सहायता दी, तो चाणक्य ने दी। चाणक्य का अन्य नाम पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक और अन्य नाम है, तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। यहाँ पे विष्णुगुप्त नहीं दिया है, बट है उनका थर्ड नेम भी। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है उसका संबंध किस विषय से है, तो यहाँ पे जैसा कि अर्थशास्त्र लिखा है तो कई लोग वहाँ इसका संबंध अर्थव्यवस्था से लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, बट नहीं, यहाँ पे राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। नहीं, जो उस टाइम पे मौर्य व्यवस्था में जो राजनीति या फिर प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने व्याख्या की है। ठीक है। वंश क्या होता है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं। ये देखिए वंश को कितने ने ईजिली वे में यहाँ पे बताया गया है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य, यानी पहले चंद्रगुप्त मौर्य बने, है ना, फिर बिंदुसार बने, फिर उसके बाद अशोक बने, तो एक ही परिवार के मतलब पहले परदादा, फिर बेटा, पोता, ऐसे करके बनते जाते हैं, तो उन्हें ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये आपको क्रोनोलॉजी है जो वो भी याद रखना है कि सबसे पहले कौन आया, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त आया, फिर कौन आया, बिंदुसार आया, और फिर कौन आया, अशोक आया।
साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यानी कि जो मौर्य वंश जो था वो कहाँ पे करता था राज? वो मगध पे करता था, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो मौर्यों की राजधानी एक तरीके से क्या हुई? पाटलिपुत्र। और जो मौर्य राजवंश में जो प्रमुख नगर थे वो बताए गए, एक तो राजधानी हो गई यानी पाटलिपुत्र, एक उज्जैन हो गया जहाँ पे बिंदुसार शासन करता था और अशोक जो है वहाँ के गवर्नर के रूप में थे, और एक तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो यहाँ पे जो दो नगर है ये इम्पोर्टेंट है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये दो फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे। अब ये जो मैप दिखाया गया है ये देखिए कितने इम्पोर्टेंट है। लंपक, किसी को पता है कि लंपक मौर्य साम्राज्य में कोई मतलब शहर रहा होगा? देखो यहाँ पे क्या है, मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों से प्राप्त स्थल, अभिलेखों के प्राप्त स्थल यानी लंपक अभिलेख मिला है कहीं पे, लंपक नामक स्थल में अभिलेख मिला है। अशोक के अभिलेखों के बारे में यहाँ पे बताया गया है मोस्टली। गांधार, ये साहबाजगढ़ सबको पता होगा, मनसेहरा पता होगा, तक्षशिला पता होगा, कलसी पता होगा, टोपरा पता होगा, उज्जैन, लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, पानगुरड़िया, गिरनार, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चंस। लंपक पुरा स्थल कहाँ पे है, पहली बात तो कहाँ पे है और वह क्यों प्रसिद्ध है, अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध, तो किसके अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ये सारे इम्पोर्टेंट जितने भी हैं मतलब जगह हैं, जितने भी पूरा स्थल हैं, इन सबको एक आप चार्ट में लिखना ऐसे, जैसे यहाँ पे आप नाम लिख लो, लंपक हो गया, कांधार हो गया, गिरनार हो गया, पानगुरड़िया, सोपारा, सन्नती है ना, मास्की, जो आपको आ रहे हैं वो छोड़ दो, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पे पूरा स्थल के नाम हो गए और यहाँ किस स्थान पे पाए गए या किस राज्य में पाए गए ये लिख लो, और किस वंश से या फिर किस राजा से संबंधित है ये लिख लो चार्ट बना के। तो इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी गूगल से। अब देखो, जैसा कि पूछा गया था कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। अगर जैसे कि साम्राज्य है, राज्य का बड़ा रूप होगा तो वहाँ पे जनता ज़्यादा होगी और जनता की रक्षा के लिए और किसी भी बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होगी। सेनाओं की आवश्यकता होगी तो हमें वित्त व्यवस्था या फिर धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। धन की अधिक आवश्यकता होगी तो एक मिनट, तो कर व्यवस्था को भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि अगर कर 1/6 हिस्सा लिया जाता है तो 2/6 हिस्सा मतलब कर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे संसाधनों की आवश्यकता अधिक होगी और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में देखो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। और जब अधिकारियों की ज़रूरत होती तो एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई कि भाई इस कार्य के लिए ये प्रशासन में ये अधिकारी रहेगा, दूसरे कार्य के लिए ये इस नामक मतलब अलग अलग पद बनाए गए। ठीक है, तो ये साम्राज्य की विशेषता बताई गई कि बड़ी सेना व्यवस्था, बड़ी कर व्यवस्था और बड़ी जो प्रशासनिक व्यवस्था, ये साम्राज्य की विशेषताएं बताई गई हैं। इस साम्राज्य का प्रशासन आ गया। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्यों सीधा नियंत्रण था? क्योंकि पाटलिपुत्र जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही पाटलिपुत्र उस टाइम पे मगध या मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। इस वजह से वहाँ और आसपास के क्षेत्रों पर सम्राट का जो है सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान
पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, है ना। तो आपको समझ आ गया कि कैसे कि मतलब राजा विभिन्न अधिकारियों को चुनता था और वो अधिकारी लोगों से कर वसूलते थे। और उन अधिकारियों पर कौन नियंत्रण रखता था? राजा। और राजाओं पर कौन नियंत्रण रखता था? जो सम्राट होता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही अभी, कि जैसे उज्जैन का जो गवर्नर था उसे ही प्रांतपाल कहा जाता था। कौन था? अशोक था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी कि जो पूरे साम्राज्य में जो नियम बनाए जाते थे उनको इतना ज़्यादा लागू नहीं किया जाता था, बल्कि जो पर्टिकुलर उस राजधानी में या उस प्रांत में जो गवर्नर द्वारा या प्रांतपाल द्वारा नियम बनाए जाते थे उन्हीं को लागू किया जाता था मोस्टली। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मार्गों और नदियों पर क्यों नियंत्रण रखते थे? क्योंकि ये यातायात के साधन थे, व्यापार के साधन थे, कर के साधन थे आने जाने के लिए। मतलब ये व्यापार, नदी और जो मार्ग थे वही एकमात्र साधन थे, इसलिए इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता था। आवागमन के लिए भी देखो ये वही बताया महत्वपूर्ण होते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। दूसरा हो गया कर। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब यहाँ से प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए दोनों चीज़ें, वैसे तो देखा जाए तो आप लोग खाली प्रीलिम्स के लिए यहाँ से फैक्ट अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बट मैं मेंस की दृष्टि से भी इस पैराग्राफ को देख रही हूँ। वो कैसे समझते हैं? पहली बात तो मेंस वाले जो प्रीलिम्स वाले हैं वो फैक्ट यहाँ पे नोट करें कि अर्थशास्त्र के अनुसार पहला पॉइंट, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वह कंबल के लिए प्रसिद्ध था और जो दक्षिण भारत है वह सोने और कीमती पत्थरों के लिए। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वह कंबल के लिए प्रसिद्ध था और जो दक्षिण भारत, चूँकि उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तरी क्षेत्रों में, और जैसे कि इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमालय हो गया, इधर थोड़ा मतलब ठंड ज़्यादा पड़ती है ना पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो वहाँ पे ऐसे आप लिंक करके याद रखने के लिए, तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने के लिए, क्योंकि कर्नाटक में सोना बहुत होता है, तो दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और संभव है कि जो संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होते। ये प्रीलिम्स वाले हो गया, लिख लिया। मेंस वाले इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि अगर जैसे बोला जाए कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में या फिर मौर्य साम्राज्य में वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में आप बताएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में बताएं। तो अगर आप उपलब्धियों के बारे में बताएंगे तो वहाँ की सामाजिक उपलब्धि क्या थी, राजनीतिक उपलब्धि क्या थी, प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी, आर्थिक उपलब्धि क्या थी। तो आर्थिक उपलब्धि में आप इसको ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पे व्यापार वाणिज्य था, वहाँ के जो राजा थे सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। क्यों रखते थे? कारण लिख के 2-3 आप टॉपिक लिख दो, आवागमन के लिए, कर एकत्रित करने के लिए, व्यापार के मार्गों के लिए, है ना। फिर वहाँ पे जैसे अर्थशास्त्र के अनुसार, अब चूँकि अर्थशास्त्र कौटिल्य जैसे महान इंसान ने लिखा है, तो इसमें अर्थशास्त्र आप जब ये लिखोगे कोट करके कि अर्थशास्त्र के अनुसार उस टाइम पर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो था सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, तो इससे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी मतलब बहुत अधिक विकासशील, मतलब विकसित थी। तो इस तरीके से आप कोट करके किसी भी एक बुक के अकॉर्डिंग, जैसे अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो फैक्ट है वो और ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा। तो नो डाउट कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ मतलब ऐसे कुछ फेक नहीं रहा है, वह प्रॉपर कहीं से सबूत इकट्ठा करके लाया है और तब लिख रहा है कि भैया यहाँ पे अर्थशास्त्र से हमने लाया है कि अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो मेंस वाले ये नोट कर लो। और प्रीलिम्स में तो काम ही आएगा कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए और जो दक्षिण भारत तो सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अब यहाँ पे नजराना क्या कहा जाता था?
देखो नजराना और कर में यहाँ पे फ़र्क बताया गया है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, स्पेशली जो यूपीएससी वाले हैं और स्टेट पीएससी वाले हैं, कि जो कर होते थे वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे और जो नजराना होते थे वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो इसे स्वेच्छा से दे देते थे। तो नजराना, अगर ऐसे पूछा सकता है कि क्या नजराना कर का ही एक रूप है, तो नहीं, मतलब नजराना कर का रूप नहीं है, क्योंकि कर नियमित ढंग से लिया जाता था। मतलब कोई एक निर्धारण कर लिया जाता था कि हाँ इतना हिस्सा कर को मतलब कर के रूप में लिए जाएंगे और इस टाइम पे लिया जाएगा, महीने में 1 बार 2 बार जो भी है। और नजराना होता था वो अनियमित ढंग से, कुछ मतलब किसी भी पदार्थ के रूप में, कि आप सोने के रूप में ले रहे हो या फिर आप चांदी के रूप में ले रहे हो, गेहूँ के रूप में, अनाज के रूप में, कुछ भी, तो मतलब और जितना मन करे उतना, और जब जैसे मतलब लहान लगा आप उठाए और चल दिए, तो ये हो गया नजराना। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ले लो कि लिख लो कि जो कर होता था वो नियमित होता था और नजराना अनियमित होता था। बस इतना ही लिख के आगे चलो। अब देखो, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखो, जो सेल्यूकस निकेटर पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे, उनका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण नीचे दिया गया है। अब ये जो पैराग्राफ है ये शायद ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है, जिन्होंने पढ़ा होगा ल्यूसेंट अच्छे से तो आप वहाँ से भी पढ़ लेना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंस वाले ये मतलब थोड़ा सा अगर कुछ जैसे एक्सप्लेन करना चाहो कि मेगास्थनीज के अनुसार इस तरीके से वर्णन किया गया है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, उन्हें एक सोने की पालकी में। तो ये सारी चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लिखोगे तो ये लिख सकते हो कि हाँ अर्थव्यवस्था यहाँ से भी पता चलती है। पहला हमने क्या लिखा था कि अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम में क्या किस लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत, वहाँ से एक अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है मौर्य व्यवस्था में कि विकसित अर्थव्यवस्था थी। और दूसरा यहाँ से भी पता चलता है कि जो मेगास्थनीज ने वहाँ का वर्णन किया कि वहाँ के राजा सोने के पालकी में बैठते थे, चारों तरफ हथियारबंद महिलाएँ होती थी, उससे भी पता चलता है कि वहाँ पर आर्थिक समृद्धि अच्छी थी, आर्थिक विकास अच्छा था, है ना। तो ये 2 चीज़ें, तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और मेंस के लिए अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाएंगे, तो मतलब एमपीपीएससी में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद एक बार पीएससी मेंस दे चुकी हूँ मैं और क्वेश्चन देखती रहती हूँ, तो मतलब सारे क्वेश्चन अभी से फंसने लगे हैं धीरे धीरे जो टॉपिक में पढ़ती जा रही हूँ। तो और इतने इजी लैंग्वेज में होते हैं कि आपको अलग से कुछ और एक्स्ट्रा कुछ समझने की या फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार है, 3 मंजिलें हैं। तो पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया गया है कि कितने अच्छे से यहाँ पे मतलब नक्काशी की गई है, इतने बड़ी प्राचीर से घिरा हुआ है वगैरह वगैरह। तो यहाँ यह भी एक आर्थिक समृद्धि का इशारा है कि भैया इतने अच्छे से पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसके बारे में बताया गया है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ही उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। चूँकि जो जंगल में अधिकांश जो आदिवासी होते थे वो अपने अलग से समाज में, उनका समाज ही अलग होता है, अभी भी अलग होता था। अब वो मुख्य धारा, समाज की जो मुख्य धारा है उससे हमेशा दूर रहते आए हैं, जो कि हमें जुड़ना चाहिए, मतलब कि हमें उनसे जुड़ना चाहिए और उनको हमसे जुड़ना चाहिए, और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे तभी पूरे भारत का विकास होगा। तो उस टाइम पे मतलब वो जंगल में रहते थे और काफ़ी स्वतंत्र होते थे, क्योंकि उनका मानना है कि जंगल पर सिर्फ उनका अधिकार है, वो जैसे रूल बनाएंगे अपने समाज में वैसे ही वो चलेंगे, किसी राजा या साम्राज्य के अधीन वो नहीं रहना चाहते थे। तो ये उम्मीद की जाती थी कि जो मौर्य पदाधिकारी हैं उनको वो समय समय पर जंगल की लकड़ी, हाथी, मधु यानी शहद, मोम जैसी चीज़ें लाकर देते रहें, नजराना के रूप में कह सकते हैं आप। अब आया जो मेन चैप्टर का जो टॉपिक है कि अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अब आप कहते हैं एनसीईआरटी क्यों पढ़ो भैया, प्रीलिम्स के लिए तो है ये बाइबल, है ये गीता, है ये कुरान, मेंस के लिए आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है। सीधा का सीधा ये आंसर फॉर्म में लिखा है कि अशोक आखिर एक अनोखे सम्राट क्यों थे।
पहला ही हो गया कि ऐसे पहले मतलब अपने भारत में ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख, भारत में क्या आई थिंक पूरे विश्व में, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। पहले मतलब इनोवेशन उन्होंने उस टाइम पे किया जिस टाइम पे मतलब साइंस वगैरह कुछ नहीं होता था, उस टाइम पे भी उन्होंने इनोवेशन किया कि अभिलेखों के द्वारा अगर हम अपने संदेश को जनता तक पहुंचाएंगे तो उस टाइम पे तो जनता देखेगी ही, लेकिन आज तक हम उनके अशोक के संदेश को, हम लोग भी आज तक हम अशोक के अभिलेखों को पढ़कर बहुत कुछ सीखते और समझते हैं। तो उन्होंने दूरदर्शी नीति अपनाई, दूरगामी नीति अपनाई और अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो यहाँ पे फैक्ट निकल कर आता है कि ऐसे कौन से पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो अशोक। अब दूसरा फैक्ट निकल के आता है कि अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख थे वह किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में, और किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, वैसे तो अभिलेख जो थे 4 भाषाओं में थे, एक नहीं सॉरी 4 लिपि में थे। एक ब्राह्मी हो गया, एक आरामाइक लिपि हो गया, और एक खरोष्ठी लिपि हो गया, एक और कोई लिपि था शायद में हम आगे पढ़ें। ठीक है, अब ये देखो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस वाले तो मतलब इसकी कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए फैक्ट नहीं है, बट हाँ मेंस है 1-2 फैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी, बट मेंस वाले जो मैं बताऊंगी वो प्लीज़ वैसा का वैसा ही लिख लेना। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अशोक का अभिलेख है। तो अपने एक अभिलेख में सॉरी अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो प्रीलिम्स वाले सिर्फ यहाँ पे इतना नोट करो कि अशोक के राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग युद्ध हुआ, तो 8 साल बाद या 8वें साल। ठीक है, बस इतना ही प्रीलिम्स में लिखना है, और बाकी अब सुनते जाएं मेंस वाले। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी अधिक ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। ये कौन कह रहे हैं? अशोक कह रहे हैं अपने अभिलेख के थ्रू। ठीक है, इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय कर लिया है। यानी अशोक ने जब कलिंग युद्ध जीत तो लिया, लेकिन उसके बाद करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई और कभी बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो इस तरीके से जो रक्तपात हुआ उस टाइम पे अशोक की आंखों के सामने, तो उनसे उनको बहुत आत्मग्लानि हुई कि मतलब जो निर्दोष हैं वो भी मारे गए, जो दोषी थे वो भी मारे गए, और बहुत से प्रियजनों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि अब मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। एक धम्म नामक, मतलब धम्म है, धर्म कह सकते हैं, वैसे तो ये धर्म नहीं है, आगे पता चलेगा आपको। तो उन्होंने धम्म का पालन करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि अब मैं धम्म का पालन करूंगा, युद्ध नीति को छोड़ दूंगा, धम्म नीति को अपनाऊंगा और उसको शिक्षा देने का मतलब प्रयत्न करूंगा कि सभी लोग युद्ध नीति को छोड़ के धम्म की नीति पर चलें। यहाँ पे अभी बस कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है मेंस वालों को। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। ये जो लाइन है आप ऐसे लिखो, अशोक डबल इन्वर्टेड कामा, और ये जो लाइन है कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा का ऐसा लिख लो और डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर लो। तो इसको आप जब अशोक के बारे में एक अनोखा सम्राट, फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको आप ऐसा कैसा लिख सकते हो। और इसको आप एथिक्स में लिख सकते हो, जहाँ पे मतलब कोई केस स्टडी आ गई या फिर आतंकवाद आ गया, ऐसे आ गया कुछ ना, तो आप इसको, इस लाइन को चिपकाओगे और यकीन मानिए एग्जामिनर पे मतलब दिल पे सीधे जाके उसको तीर लगेगा कि भाई साहब कहाँ से ये मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब इतनी मैच्योरनेस आ गई है। तो ये चीज़ आपको ऐसे पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लिख सकते हैं ऐसे में अगर आ गया आतंकवाद पे, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अशोक के धम्म के अनुसार उन्होंने कहा कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी का दिल जीतना, अपना बल दिखाकर दिल जीतने से बहुत अच्छा है ना। तो मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध ना करें। और अशोक के अभिलेख क्यों अनोखा है, तो पहला हो गया कि उन्होंने अभिलेखों के माध्यम से, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश को
जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। दूसरा है कि उन्होंने युद्ध वाली नीति त्याग कर, इतना जीतने के बाद युद्ध की नीति त्याग कर धम्म की नीति अपनाई। और यह धम्म ऐसा था कि यह कोई धर्म, किसी भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी एक धर्म को मतलब किसी भी एक धर्म का पालन ना करते हुए वह सभी धर्मों में जितने भी अच्छी बातें थी उनका वह समावेशन था। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने उस टाइम पे प्रेजेंट जनता को ना केवल मतलब कि उस तत्कालीन जनता को कुछ सिखाने की कोशिश की, बल्कि वो आने वाले जो भी उनके वंशज थे या फिर जनता थी उनको भी उन्होंने कुछ ना कुछ पाठ, अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने उसको उत्कीर्ण करवाया, धम्म नीति को। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है। धम्म शब्द यहाँ पे बताया गया है कि संस्कृत, धम्म शब्द जो है संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। अब देखो कलिंग के बारे में, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट नोट कर लें। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई और उन्हें निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं हारेंगे। अब मेंस वाले अगर फिर से बोलें कि क्यों पढ़े एनसीईआरटी, वितृष्णा हो गई, कितने अच्छे अच्छे वर्डिंग मिल रहे हैं यहाँ पे। युद्ध जनित, ऐसे ऐसे तो वर्ड्स भी आपको मतलब एक बार पढ़ेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से, आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप जब लिखेंगे ना तो वो सारी चीज़ें, वर्ड्स अपने आप आएंगे। ठीक है। अशोक के धम्म में किसी देवता, देखो अब ये भी पूछा जा सकता है मेंस में कि अशोक का धम्म आखिर है क्या, कोई धर्म है कि अशोक का धम्म क्या मतलब हमें बताता है, मेंस में आ सकता है। तो और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने के लिए तो ये आप देखो पढ़ो कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही वह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए, यानी जो अशोक थे थोड़ा बहुत जो बौद्ध धर्म था उससे प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनमें साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जैसे अलग अलग धर्म हैं तो अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में टकराव पैदा होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जैसे ब्राह्मण धर्म में दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। एक मिनट। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब चूंकि वो न केवल भारत बल्कि भारत के अलावा अन्य देशों पर भी अपने धम्म के विचारधारा को, धम्म के उद्देश्य को बताना चाहते थे, इसलिए वो अकेले तो ये कार्य कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया, अशोक के 5वें शिलालेख में। धम्म महामात्र 5वें में, हाँ शायद 5वें में, चौथे में शायद किया गया या 5वें में, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो देखो तो प्लीज़ कन्फर्म करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो कि जगह जगह पर जाकर शिक्षा दे देते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ाएं सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। देखो ये भी अच्छा था कि भैया जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो वो अधिकारियों के माध्यम से पढ़, मतलब कि देख लें कि धम्म है क्या। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में तथा श्रीलंका में अपने दूत भी भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। मतलब धम्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं था उनके हिसाब से कि पूजा पाठ करो, कर्मकांड करो, पशुओं की बलि दो, नहीं। उनका ये था कि अपने से बड़ों की, माता पिता की इज्जत करो, दासों के साथ, नौकरों के साथ, दास जैसे मतलब क्रूर व्यवहार मत करो, अच्छा व्यवहार करो, इंसानियत के नाते ही आप अच्छा व्यवहार करो, जानवरों की बलि मत दो। जानवरों के लिए उन्होंने चिकित्सा तक खुलवाने की, मतलब आज जो हम देखते हैं कि पशुओं के लिए चिकित्सालय खुले हुए हैं वो अशोक ने पहले ही लिख दिया था। तो भैया ऐसे शासक अनोखे नहीं होंगे तो क्या कौन कहलाएंगे अनोखे? मोहम्मद बिन तुगलक तो अनोखा कहलाएगा नहीं क्योंकि मतलब सही बात है कि आज पशुओं के लिए चिकित्सालय की जो व्यवस्था की गई है वो अशोक ने अपने अभिलेख में पहले ही कर दिया था। कितनी बड़ी सोच थी उनकी। और उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए, विश्राम गृह, मतलब कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। यही तो धम्म है। इसके अतिरिक्त उन्हें मनुष्य व जानवरों, ये देखो चिकित्सा की व्यवस्था की। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्री वालों के लिए नहीं हो रहा, जहाँ पे प्रीलिम्स के लिए हो रहा है मैं बोल देती हूँ कि वहाँ पे आप फैक्ट नोट कर लो। ठीक है।
अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, तब उनके बच्चों को विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, जन्मोत्सव हो गया, मुंडन हो गया, अन्नप्राशन संस्कार, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। अशोक के अनुसार जो कर्मकांड है भैया किसी काम के नहीं, सिर्फ दिखावा है, ढोंग है और कुछ नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? अब उन्होंने बोला कि अगर कर्मकांड के बजाय कुछ और करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अब ये बताइए आप कि अगर कोई अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा, बड़ों का आदर करने लगेगा, सभी जीवों पर दया की भाव रखने लगेगा, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देने लगेगा, तो यहाँ पे फिर पूजा करने या फिर कर्म कांड की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हाँ, पूजा का मतलब ये होता है कि आप 5 मिनट भोलेनाथ के सामने या फिर जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके सामने आप बैठो, शांति से मेडिटेशन करो, आप इमेजिन करो कि है कोई सामने, मतलब ऐसी कोई शक्ति है। बट ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको 20 अगरबत्ती जलानी है तभी पूजा होगी, हमको मतलब दूध एकदम भर भर के चढ़ाना है तभी होगी। आपके पास जो है अवेलेबल उसी पे करो। आप घंटी बजा दो, आपको लग रहा है तो आप जल चढ़ा दो, मतलब ऐसा हो कि वो दिखावा ना लगे, बस ऐसा होना चाहिए। और अगर कोई सामने घर पे आया है कुछ लेने, भिक्षा लेने, आप उसको दुत्कार के भगा रहे हो और फिर आप पूजा कर रहे हो, तो भोलेनाथ देख रहे हैं ऊपर से, मतलब कोई भी आपके इष्ट देवता हो ऊपर से देख रहे हैं कि भैया मेरे बनाए हुए इंसान को तुम दुत्कार के भगा रहे हो और मेरी पूजा कर रहे हो, तो वो आप भोलेनाथ भी सब पता है, ठीक है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करना, ये देखो दोनों ही बातें गलत हैं। यह कितनी अच्छी लाइन कही गई है कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मैं चाहूँगी ऐसा कि मेंस वाले इसको ऐसा का ऐसा लिख लें प्लीज़, और आपको जहाँ पे लगे, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो अशोक के बारे में हो, तो आप इसको 2-3 लाइनों को यूज कर सकते हैं। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादर्श आज भी हैं। इसमें हम एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जिससे। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन टाइप में किया गया है कि अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश को उन हिस्सों में बताओ जो आज भी। अब देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने धम्म के बारे में, अशोक का जो धम्म था, उन्होंने अपने धम्म के माध्यम से जो संदेश पहुंचाना चाहा जनता तक, तो वो आज के वर्तमान के जीवन में कैसे प्रासंगिक है। तो पहला हो गया कि उन्होंने धर्म को बताया है कि धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का नुकसान हो, तो मतलब कि उन्होंने पशु बलि को या फिर कर्म कांड को वगैरह वगैरह को उन्होंने अच्छा नहीं बताया है। और तो पहला आप लिख सकते हो कि आर्थिक अशोक का धम्म आज वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है। मैं इसको 1 मिनट ब्लैंक पेज में बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है कि अशोक का जो धम्म है वह आज के वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है या फिर कैसे उपयोगी है। तो हम लिख सकते हैं पहला, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कैसे उन्होंने पशु बलि त्याग को किया, पशु बलि त्याग को उन्होंने मतलब कि बोला कि ये अच्छा नहीं है। तो पशु बलि नहीं होगा तो क्या होगा कि कृषि अच्छी होगी, मतलब पशु जितने भी हैं, पशुओं से हमें बहुत से पदार्थ जैसे दूध हो गया और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। पशुपालन बढ़ेगा तो पहला उससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, है ना। तो अर्थव्यवस्था में ये हो गया। कर्मकांड और कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान में भी बहुत अनावश्यक जो है मतलब धन की फालतू में जो पैसों की वो बर्बादी होती है वो रुकेगा। तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था में पहला लिख सकते हो। दूसरा हो सकता है समाज,
कि उन्होंने दासों के साथ और महिलाओं के साथ, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए, क्रूरता ना अपनाने के लिए, बड़ों का आदर करने के लिए कर सकते हो। समाज के साथ आप नैतिक दृष्टि से भी कर सकते हो कि मतलब उन्होंने कहा कि किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करो, जानवरों पर दया करो। इस तरीके से आप अर्थव्यवस्था, मतलब कि आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक भी कर सकते हो कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था कैसे वो की कि धर्म महामातों की नियुक्ति की, और फिर मतलब उससे आसानी हो गया, मतलब अपने धर्म को जगह जगह तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से आप ये लिख सकती हो कि अशोक ने उस टाइम पे जो अपने धर्म में किया था, धर्म के संदेश को पहुंचाने के लिए, वो आज इस तरीके से उपयोगी है। ठीक है, आई होप पसंद आया हो आपको। ये अन्यत्र है, ये पढ़ना नहीं है, स्किप करिए, बस हो गया। ये सब आप कर लेना, करना नहीं है कुछ ऐसा, बट अगर लगे तो कर लेना। और ये काला सागर, ब्लैक सी वगैरह वगैरह है, ये रेशम मार्ग बताया गया है, देख लेना एक बार आप लोग। ये देखो, एक ये थोड़ा सा देख लो। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और ये मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में है। पोडुका क्या नाम है? अरिकमेडु एक पत्तन था, उसे ही पोडुका, रोमन नाम था पोडुका। अरिकमेडु का रोमन नाम क्या था? पेडुका। तो ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट लिख लेना कि जो अरिकमेडु का रोमन नाम क्या था? पोडुका था। और कहाँ था? दक्षिण भारत में। वह किस लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च के निर्यात के लिए। ठीक है, बाकी बस आगे की बात कल हम पढ़ेंगे। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आज 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, इसमें शायद 11 चैप्टर हैं टोटल। तो 2-3 चैप्टर और बचे हैं, 1-2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि मैं मेंस के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बताती चल रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, थैंक यू। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कमी लगे कुछ तो प्लीज़ उसके लिए भी आप बताएं। और सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए ताकि थोड़ा सा ग्रो हो और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।